बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा सेशन 2000 के सिलसिले में जो क्लास है उसमें लास्ट टाइम वाला जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बेसिकली बात कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म की, जिसमें ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि उसमें क्या होंगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 बेसिकली फेजेस हैं और उनमें हमने पहली फ़ेज़ जो थी वो स्टार्ट की थी एंड दैट वाज ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस हमने कहा था ये साइटोप्लाज्म में होता है। इवन कि हमने ना EPM पाथवे भी इसको कहा था, और ये मैंने आपको लास्ट में बता दिया था कि एमडम, परनास और मेयरहॉफ, ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके स्टेप्स को डिस्कवर किया था। EPM पाथवे इसको कह देते हैं। और इसको हमने पहले भी कहा है कि ये कोई ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ नहीं करेगा। हाँ, इसके जितने भी स्टेप्स थे उनको हम 2 फेजेस में डिवाइड कर रहे थे। एक को आपने नाम दिया था, जो फर्स्ट फेज़ होती है दैट इज़ अ प्रेपरेटरी फेज़, और इसी प्रेपरेटरी फेज़ को हम ना इन्वेस्टमेंट फेज़ भी कह रहे थे। और याद होगा मैंने लास्ट टाइम एक ना वो जितने भी स्टेप्स है, अब मैं उस डिटेल में दोबारा नहीं जा रहा, लेकिन उसमें हमने क्या किया था कि जो ग्लूकोज है फाइनली जो एक 6 कार्बन था ना कंपाउंड, उसको हमने ब्रेक किया था किसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और इस दौरान आपने क्या कहा था जी, जो 2 ATPs हैं वो यूटिलाइज होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में 2 ADPs के अंदर। और इस तरह से क्या होगा, यानी 2 ATPs यूज़ आपने कर लिए तो 3 कार्बन है वो G3P मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए। अब ये फाइनल इक्वेशन मैंने लिखी है, बाकी लास्ट में सारे इसके स्टेप्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, जो सेकंड फेज़ है जो आज हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ द पे ऑफ फेज़। ये सेकंड कौन सी होगी, इसमें पे ऑफ फेज़ होगी। यानी अब ये वाली जो है ना वो एनर्जी के लिहाज से इन्वेस्टमेंट फेज़ थी, और ये वाली फेज़ जो होगी दैट विल बी एनर्जी गिविंग फेज़। लेकिन बेटा इसमें याद रखना है कि एक स्टेप के अंदर जो होती है वो एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ नहीं होगी। ठीक है, 2 डिफरेंट स्टेप्स होंगे। अब मैं सारे वो स्टेप्स पहले आपको भी ब्रीफ कर देता हूँ उनमें क्या क्या होगा। देखिए हम ना यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इसी के साथ कि जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास G3P, जिसको आपने क्या नाम दिया था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये बेटे जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ना ये कन्वर्ट होते हैं और ग्लिसिक एसिड के अंदर, और फॉस्फेट उसमें क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन उसमें ना याद रखें एक तो हाइड्रोजन हमने रिमूव करनी है भाई। अगर ना हाइड्रोजन रिमूव करनी है तो आसान सा यहाँ पे क्या है, ये जो एंजाइम होगा ये क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और अगर आप एग्जैक्ट नाम देना चाहते हैं ना तो ये क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। तो ये क्या करेगा, G3P की जब डिहाइड्रोजिनेशन करता है भाई, जब डिहाइड्रोजिनेशन होगी तो आसान सी बात है कि वो हाइड्रोजन जो है वो किस में यूटिलाइज होगी कि जो NAD पॉजिटिव होंगे उनको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, NADH के अंदर। और ये वाले जो होते हैं ना इनके अंदर रिड्यूसिंग पावर मौजूद होगी। लेकिन यहाँ पे देखें जब आपने हाइड्रोजन रिमूव की, हाइड्रोजन की जगह पे आप नेक्स्ट जो एटम इसमें ऐड करेंगे वो क्या होगा जी, ये देखें PI मैं लिख रहा हूँ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी NADH तो रिमूव हो रहा है लेकिन उसमें क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो अटैच हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट हमारी बन जाती है उसको हम नाम देंगे
ये 2 मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। या आपकी बुक में ना उसमें वो स्केच के अंदर इसको ना वो डाईफॉस्फोग्लिसरेट भी लिखा है। और डाई इसलिए आ रहे हैं कि देखें पहले क्या था, ये ग्लिसरेल्डिहाइड था, यानी कि एक एल्डिहाइड है और वो डिहाइड्रोजनेशन के बाद क्या है, एक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड के अंदर। एक तो ये बात याद रखनी है, लेकिन साथ ही इसमें क्या है, हमने फॉस्फेट को भी ऐड किया है। जब फॉस्फेट ऐड किया है तो वो कौन से कार्बन पे आ गया, ऑलरेडी जो था वो 3 पे था, अब कार्बन नंबर 1 पे आ गया, तो इसलिए 1,3 बाइसफॉस्फोग्लिसरेट हम इसको कहेंगे। और ये देखें 2 मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास ये G3P के हैं ना, तो 2,1,3 बाइसफॉस्फोग्लिसरेट के बनेंगे। और ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन अपनी जगह पे है, लेकिन मैं डिहाइड्रोजनेशन को दूसरा एक नाम दे सकता हूँ, क्या जी, ऑक्सीडेशन। तो उस लिहाज से ये स्टेप क्या बनेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टेप। यानी ऑक्सीडेशन भी हुई है और साथ साथ इसमें फॉस्फेट भी ऐड हुआ है। और अब देखें ना, अगर G3P के जब 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो बहुत सिंपल, NAD भी क्या होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ही आप लेंगे, यानी 2 NAD मॉलिक्यूल्स विल बी रिड्यूस टू NADH। और भाई दोनों मॉलिक्यूल से अगर आप एक एक फॉस्फेट देते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल आल्सो यूटिलाइज 2 फॉस्फेट्स। ठीक है, तो ये स्टेप जो है ना वो 2 फॉस्फेट ग्रुप्स को भी यूटिलाइज करेगा, 2 NADH भी देगा, और प्लस क्या होगा, वो एक एल्डिहाइड जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एसिड के अंदर। अब ना यहाँ पे जो 1,3 बाइसफॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास बन गया, 1,3 बाइसफॉस्फोग्लिसरेट जो बना है ना, ये वापस अब ना ब्रेक होगा किस में जी, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। और जब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा तो एक फॉस्फेट रिमूव हुआ, तो भाई वो फॉस्फेट जो रिमूव होगा वो किधर यूटिलाइज होगा, ये देखें कि वो ADP में ऐड होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP के अंदर। इसका मतलब क्या है, ये ग्लाइकोलाइसिस में आप पहला स्टेप है जब क्या हुआ है, हमें ATP वापस मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन चूंकि हम पहले कहते आ रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, G3P के 1,3 बाइसफॉस्फो भी 2 थे, तो बेटा जब दोनों में से एक एक फॉस्फेट आप रिमूव करेंगे तो आपके पास 2 ATPs बन जाएंगे। और ये जो 2 ATPs बने हैं ना, ये भी उस तरह से आप कह सकते हैं, बेसिकली ATP का बनना ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। ये बेटे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट रखना है आपने। ये सारे MCQs के पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ये जो ATP बना है वो कौन सा है, शाबाश, सबस्ट्रेट लेवल। यहाँ पे ना ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कोई केमियोस्मोसिस का ATP नहीं बनेगा। वो जो हमें केमियोस्मोसिस वाले जो ATPs मिलते हैं ना, वो आखिरी फेज़ जो होगी जिसको आप ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सारे सबस्ट्रेट लेवल के थ्रू होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना चूँकि फॉस्फेट को रिमूव किया जा रहा है, जैसे हमने पहले भी फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम पढ़ा था, काइनेज। यहाँ पे भी क्या होगा, वो सिंपली काइनेज भी कह दें या फॉस्फोकाइनेज एंजाइम भी कह सकते हैं। वो क्या कर रहा है, हाँ जी, इसको फॉस्फेट को ग्लिसरेट से जब वो ADP पे ट्रांसफ़र कर रहा है। अच्छा, एक यहाँ पे ना साइड पे ये मैं लिख देता हूँ, इस स्टेप तक जो है ना नेट गेन और जो लॉस होगा ना किसका, ATPs का, वो क्या है, 0 है। क्या है, जो नेट गेन या लॉस है किसका, ATPs का,
वो इस स्टेप के ऊपर क्या हो गया, 0। यानी 0 मैंने इसलिए बोला है कि भाई देखें, हमने ना जो प्रेपरेटरी फेज है उसमें ये 2 ATPs यूटिलाइज़ किए थे, अभी आपको क्या है 2 ATPs वापस मिल गए हैं, वहाँ पे आपने लिए थे, अब ये क्या है वापस, यानी नेट गेन जो लॉस है वो क्या है 0 हो गया, ठीक है। लेकिन ये पे आप फेस में ना ये याद रखें, ये स्टेप आपने याद रखना है कि व्हेन 1,3 बाइसफॉस्फोग्लिसरेट इज़ कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट देन ATP सिंथेसिस टेक्स प्लेस। और ये MCQs में इस तरह से आ जाता है, बाज़ का ना वो आपको ना स्टेटमेंट के अंदर इसी तरह से दे सकता है कि ड्यूरिंग विच कन्वर्जन यू मे गेट ATPs। तो अगर इस तरह की कोई कन्वर्जन्स दी हुई हैं ABCD ऑप्शन के अंदर कि भाई 1,3 बाइसफॉस्फोग्लिसरेट इंटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो बिल्कुल जो है उसमें क्या होगा ATP मिलेगी, और वो किसके थ्रू होगी, सबस्ट्रेट लेवल के थ्रू। और यहाँ पे भी ना ये 2 ATPs हम इसलिए बना रहे हैं कि भाई हमने ना 2G3P मालिक्यूल से शुरू किया था, तो दोनों में से एक क्या होगा फॉस्फेट लेके हम एक ATP, यानी टोटल 2 ATPs बन रहे हैं। अब ना ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट आपके पास आ गया, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो अब इसी की ना स्ट्रक्चरल जस्ट चेंजेस होंगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अच्छा बेटा इसको ना ये देखें, मैं एक यूँ भी लिख रहा हूँ 3PGA, ये वाला जो था ना 3PGA, और इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ 2PGA। परेशान होने वाली बात नहीं है, यानी PGA फॉस्फोग्लिसरेट एसिड, जैसे G3P था ना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो PGA क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये बाज़ का सिम्बॉलिकली भी ऐसे लिखा होता है, तो ये भी आपने जहन में रखना है। यानी और 3PGA और 2PGA में फ़र्क क्या है भाई, 3PGA जो था ना उसमें कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट अटैच था, और 2PGA में क्या होगा, कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब देखें ये वाली जो कन्वर्जन हो रही है वही मालिक्यूल, उसमें क्या था, एक जो है वो यानी कार्बन नंबर 3 से कार्बन 2 पे हमने किया, तो ये वाला जो है ना एंजाइम जो होगा यहाँ पे बेटा, उसको हम नाम देते हैं क्या जी, म्यूटेज। ये क्या है, बेसिकली ना म्यूटेज है, और म्यूटेज होता है ना ये एक तरह का ना, यानी वो सिंपली जो है वो क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट ग्रुप कर रहा है, यानी फॉस्फेट ग्रुप जो होगा 3 से 2 पे ट्रांसफ़र होगा और बाकी कोई चेंज नहीं आती। तो ये भी बाकी क्या थे, जैसे पहले ये 2 मालिक्यूल्स आपने लिए थे, यहाँ पे भी उसी तरह से ये 2 मालिक्यूल। लास्ट में अगर आप देखें ये जो 2 जो था ना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मैं अभी ना एब्रीविएशन के साथ लिख रहा हूँ, ये जो मालिक्यूल्स से ये बेटे अभी ना ये कन्वर्ट होगा एक ये PEP पेप इसको कहते हैं, यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट, आपकी बुक में लिखा हुआ भी है फॉस्फोइनोल, हाँ जी फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट या पेप जो है इसके भी क्या होंगे, हमारे पास उसी तरह से 2 मालिक्यूल्स होंगे, ज़रा 2 फॉस्फोग्लिसरेट से लिए, और इसमें ना एक का हम एंजाइम जो यूटिलाइज़ करते हैं ना, जो इस कन्वर्शन को कंट्रोल करता है, इनोलेज। एंजाइम कौन सा हो जाएगा, इनोलेज। लेकिन ये वाला जो स्टेप है ना जिसमें 2 फॉस्फोग्लिसरेट पेप में कन्वर्ट हुआ, बेसिकली ये डिहाइड्रेशन स्टेप होता है। ये देखिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ जी H2O, और बल्कि 2H2O लिख दें, क्यों, 2PGA थे ना मालिक्यूल्स, 2 पेप बनेंगे तो दोनों में से एक वाटर रिलीज़ होगा, तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये आपके पास डिहाइड्रेशन स्टेप है। अब देखिए MCQ मैं यहीं से बना देता हूँ कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस विच कन्वर्शन इज़ बेसिकली अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो बिल्कुल आसान सा है कि भाई जो 2PGA होगा
जब वो कन्वर्ट हो रहा होगा किस में, पेप के अंदर, तो उसमें एक वाटर मालिक्यूल रिलीज़ होता है। तो चूँकि 2 PGA के मालिक्यूल से 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट बने, 2 वाटर मालिक्यूल्स क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो ये क्या है, उस तरह से शाबाश कि ये एक डिहाइड्रेशन स्टेप है। तो अब देखिए ना, ये यहाँ पे जैसे हमने कहा था ये ऑक्सीडेशन स्टेप कौन सा है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन। तो बेटा इस लिहाज से भी आपने MCQs में इनको सामने रखना है। तो मैंने इसलिए कहा कि ये चैप्टर आपका ना ऐसा ही, और मैं टाइम भी ज़्यादा इसलिए इस पर लगा रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना डिफरेंट एंगल से आ सकती हैं, तो आपके हर तरफ जब वो नज़र होनी चाहिए। अब आखिर में क्या होगा, ये जो 2 मालिक्यूल्स आपके पास ना जो पेप के आगे थे, ये क्या है, कन्वर्ट हो जाएंगे किस में जी, पायरुवेट के अंदर। अब देखें पायरुवेट और पेप में फ़र्क क्या है कि इसमें फॉस्फेट था, उसमें फॉस्फेट रिमूव हो चुका है। भाई अब वो फॉस्फेट किधर जाएगा, देखें अगेन 2 ADP से आप क्या करेंगे, 2 ATPs बनाएंगे, और ये भी क्या होगी, कन्वर्शन जो होती है सबस्ट्रेट, हाँ जी, लेवल फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है ना। और इसमें भी क्या होगा, उसी तरह से ना एंजाइम, जैसे पहले हमने काइनेस पढ़ा है ना फॉस्फेट रिमूव करने के लिए, ब्रेक करने के लिए काइनेस एंजाइम ही होगा। बाकी रह गया एक MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो किसी से पूछ लेता है ना कि नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स इन मालिक्यूल्स में कितने होंगे, तो बेटा ये G3P हो गया, 1,3 बाइसफॉस्फोग्लिसरेट हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, पेप है या पायरुवेट, ये तमाम के तमाम जो होते हैं ना ये क्या होंगे आपके, शाबाश, ये 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, 3 कार्बन कंपाउंड्स होंगे। बाकी इसमें ना मैं एक छोटी सी और भी आपको बता देता हूँ कि अगर जैसे हमने कहा था प्रेपरेटरी फेज़ के जो थे ना एंड प्रोडक्ट क्या थे, यानी सबस्ट्रेट ग्लूकोज, और एंड पे क्या था 2 मालिक्यूल्स ऑफ G3 पे। अब अगर मैं इधर ना देखें उसी तरह से जैसे लास्ट टाइम किया था, इन तमाम को भी ऐड कर देता हूँ। तो बेटा देखें ये 1,3 बाइसफॉस्फोग्लिसरेट और ये 1,3 बाइस कैंसिल हो रहे हैं, फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 PGA, ये 2 PGA पेप के साथ हो रहा है, बाकी तो कुछ नहीं। अब हम ना वहाँ पे अलग से इसकी इक्वेशन लिख देते हैं ओवरऑल। तो क्या था जी, इस साइड पे ये देखें सिर्फ रह गया आपके पास 2 मालिक्यूल्स ऑफ G3P, और इधर अगर आप देखें ना तो सिर्फ इसमें क्या है, ये 2, बाकी सारे कैंसिल हो चुके हैं ना, तो 2 मालिक्यूल्स ऑफ क्या थे जी, पायरुवेट रह गए। और देखें टोटल क्या था, ये 2 ADPs और ये क्या है जी, जो थे 2 ATPs यहाँ पे भी हैं, तो टोटल क्या है 4 ADPs से आप क्या करेंगे, 4 ATPs बना लेंगे। लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेप में हुआ था 2NAD पॉजिटिव से 2NADH प्लस 2H पॉजिटिव, ये मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया किसका, पे ऑफ फेस के लिए। अब देखें अगर ना यहाँ पे मैं दोनों वो जो थे ना जो प्रेपरेटरी का फाइनल रिएक्शन था वो भी लिख देता हूँ। अब देखें यहीं पे ये वाली इक्वेशन यानी प्रेपरेटरी फेस के लिए ये ग्लूकोज और ये क्या था जी, शाबाश 2 मालिक्यूल्स ऑफ G3P, और उसमें आपने क्या किया था 2 ATPs और ये कितना रह गया था जी 2 ADPs। अब बेटा अगर मैं इन दोनों को यानी प्रेपरेटरी और पे ऑफ फेजेस को भी आपस में ऐड करता हूँ, ज़रा गौर करें, ये G3P के 2 और ये कैंसिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ये 2 ATPs इधर हैं, ये 4 हैं, तो ये कितने रह जाएंगे आपके पास 2, ये 2 ADPs से तो ये कितने रह जाएंगे 4 से 2। तब आप ओवरऑल रिएक्शन भी लिख लें तो क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज है शाबाश, और ये क्या है 2 मालिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ये 3 कार्बन वाले, और ये कितना था 6 कार्बन वाला। बाकी अगर आप देख लें उसमें क्या हुआ शाबाश, ये 2NAD पॉजिटिव से आपने क्या बनाया 2NADH प्लस
2H पॉजिटिव, और बाकी इसमें क्या है 2ADP से क्या है 2ATPs बन गए। यानी ये देखिए अब मैंने नेट एक रिएक्शन लिख दिया है कि मुझे फाइनली क्या है इसमें 2 ATPs ही मिल रहे हैं। क्यों? हमने 2 जो थे वो स्टार्ट में यूटिलाइज़ किए थे, तो इसलिए क्या है पे ऑफ में 4 बनते हैं। पे ऑफ में टोटल कितने बनते हैं 4, वो इस क्वेश्चन में आपको नज़र भी आ रहा था। लेकिन जब हम ना इन्वेस्टमेंट फेज़ यानी प्रेपरेटरी फेज़ के साथ उसको कंपेयर करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो वो फिर जो यूज़ किए थे वो कैंसिल होने के बाद नेट गेन जो आपको है वो 2 ATPs का होगा। अब ना यहाँ तक क्या था हमारा जो ये ग्लाइकोलिसिस है या जिसको हम EPM पाथवे कहते हैं, ये क्या है कंप्लीट हो गया। होपफुली ये सारी बातें अभी आपको समझ आ चुकी होंगी। अब हम ना ऐसा ऐसा मूव करते हैं किस तरफ जी, सेकंड जो होगी फेज़ जिसमें हम क्या है इसी पायरुविक एसिड को जब कन्वर्ट करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम A में। अच्छा, अब ना जो सेकंड फेज़ है एरोबिक रेस्पिरेशन की, उसमें देखें हमने जो लास्ट पे जो बनाया ना प्रोडक्ट जो कि क्या है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट हैं, अब वो हम कह सकते हैं कि दे आर नाउ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप जो है बेसिकली मैं उसको एक नाम भी दे देता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। देखें ना, ये जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड हमने बना दिया, इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे। अच्छा बेटे, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रा कर देता हूँ, उस समझने में आपको आसानी हो जाएगी। पायरुविक एसिड जो होता है ना C, उसमें 2 ये कार्बोनाइल कार्बन्स आपको नज़र आएंगी, और इसका जो फार्मूला है ना ये क्या है C3H4O3 है, ये पायरुविक एसिड है। अच्छा, में भी कई लोग ना वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि पायरुवेट भी यूज़ हो रहा था, पायरुविक एसिड भी, ये क्या है। देखें, जिस तरह से आप ना यहाँ पे ये CH3COOH है ना, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन एसिड जो होता है जब एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये एसिटिक एसिड था और ये क्या एसीटेट। अब यहाँ पे भी देखें, ये जितना भी होते हैं ना जो सेलुलर आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट है, चाहे वो साइटोप्लाज्मिक है या ऑर्गेनेली के अंदर है, वहाँ पे बेटा जो मेन जो मीडियम है वो एक्वस मीडियम है, वाटर होता है। तो वाटर के अंदर आपको पता है एसिड से होते हैं आयोनाइज हो जाते हैं, तो ये क्या करेगा देखें, जब पायरुविक एसिड है ये उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, और अगर मैं यहाँ से इसको वाटर में ऐड करता हूँ ना, और ये देखें इस तरह से क्या है हाइड्रोजन अपनी लूज़ कर देगा, तो ये COO नेगेटिव जैसे ये था, तो अब ये पायरुविक एसिड नहीं होगा, ये पायरुवेट यानी आयोनाइज्ड फॉर्म होगी। और हम ना यहाँ पे देखें अभी ना पढ़ के भी आए हैं, यानी G3P था वो ग्लिसरेट में, ग्लिसिक एसिड नहीं कहते भाई, तारा एक्वस मीडियम आयोनाइज्ड फॉर्म होती हैं, तो ये पॉइंट भी आपने जहन में रखना है। तो एनीवे मैं यहाँ पे ना कंप्लीट के साथ ये कर रहा हूँ कि ये क्या था, पायरुविक एसिड है। अब देखिए इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। इनमें पहला स्टेप क्या होगा, ये देखें जस्ट लाइक दिस ना, हम जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको ब्रेक कर रहे हैं किस में जी, शाबाश, इस तरह से ये CO2 रिमूव किया। बेशक आप माइनस का नहीं भी करते, आउटवर्ड एरो जा रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, CO2 रिमूव होगी। बाकी अब आपके पास ना ये जो इस तरह से रह गया ना CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, देखो चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ा था C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H एल्डिहाइड है, और इसका जो पूरा नाम बनता है ना एसिटैल्डिहाइड, ये क्या हो जाएगा, एसिटैल्डिहाइड। और ये वाला जो स्टेप है ना, ये बेसिकली क्या है, दिस इज़ डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप। ये कौन सा होगा, डीकार्बोक्सिलेशन ये स्टेप होता है, ठीक है। उसमें क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन
कार्बोक्सिलेशन हो रही है इसकी। अब ये जो डी कार्बोक्सिलेशन के बाद ना एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, तो भाई एक जो कार्बन थी वो क्या है, CO2 की फॉर्म में लूज होगी। तो भाई अब आप ये कह सकते हैं पायरुविक एसिड बेसिकली क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड था, तो ये एसिटाल्डिहाइड यानी 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब ना दूसरा जो स्टेप होगा, यही जो एसिटाल्डिहाइड है ये अपना हाइड्रोजन लूज करेगा और ये देख लें CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, दिस इज एसिटाइल ग्रुप। लेकिन वो जो हाइड्रोजन रिमूव हुई है वो किधर जा रही है कि जो NAD पॉजिटिव है उससे आप क्या बना देंगे, NADH। ठीक है, और साथ ये भी याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के मिले थे। तो भाई अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं ना तो एसिटाल्डिहाइड के भी 2 बनेंगे, और 2 एसिटाल्डिहाइड से 2 NADH बनाएंगे और 2 एसिटाइल ग्रुप्स भी होंगे। फिर ये जो एसिटाइल ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये देखिए प्लस ना मैं ये COA लिख रहा हूँ, यानी को एंजाइम A, और ये जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है COA, और इस पूरे को आप क्या कहेंगे, एसिटाइल को एंजाइम A। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना ये जब एसिटाइल को एंजाइम A हमने बनाया तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, क्यों एसिटाइल ग्रुप क्या थे 2, और को एंजाइम के भी 2 ही मॉलिक्यूल्स आपने यूज़ किए। और ये 3 वो स्टेप्स हैं किसके जी, शाबाश, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। और देखें अब ये जो ऑक्सीडेशन ठीक है हमने पायरुवेट की कही, लेकिन उसमें देखें जो पहला स्टेप था वो डी कार्बोक्सिलेशन है, और ये दूसरा स्टेप जिसमें NADH मान रहा है ये क्या है, ऑक्सीडेशन। और अगर आपसे कोई पूछे ना ओवरऑल जो होता है ना, जब पायरुविक एसिड जब उस एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा होता है तो इट विल फॉलो क्या जी, ऑक्सीडेटिव, हाँ जी, डी कार्बोक्सिलेशन। यानी क्या होगा, ये थ्रू ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो किस में जी, एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ये बेसिकली 3 स्टेप्स है। अच्छा, इन 3 स्टेप्स के लिए ना आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ज़रूरत नहीं है मेरे, लेकिन एक सिंपल सी बात मैं इतनी बता देता हूँ कि हर एक स्टेप के लिए ज़रा एक एंजाइम होगा, तो 3 स्टेप्स हैं, तो आप सिंपली याद रखें कि इसमें 3 एंजाइम्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि इसमें जो को फैक्टर्स भी आते हैं ना वो 5 होते हैं, यानी ये पूरा जो प्रोसेस है ये क्या कहता है कि ये प्रोसेस यूजेस 3 एंजाइम्स एंड 5 कोफैक्टर्स। ये बस एक MCQ के पॉइंट अभी से मैंने बता दिया, ये बात आपने इस सेकंड फेज़ के लिए याद रखनी है। और एक और पॉइंट भी, अगर आपसे कोई कोएंजाइम A के बारे में पूछे ना तो भाई कोएंजाइम है ना, जो एक आप कह सकते हैं नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है, तो भाई कोएंजाइम A के 2 पार्ट्स हैं। इसके क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो पार्ट है इसमें बेसिकली न्यूक्लियोटाइड होगा, यानी क्या होगा, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड प्लस क्या होगा 1 जो विटामिन B का जो मॉलिक्यूल है, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, कोएंजाइम A। ये दोनों के मिलने से जो है वो क्या, एक कोएंजाइम A बना हुआ है। ये मैंने थोड़ी सी केमिकल कंपोजिशन भी जो है ना आपको इसकी बता दी। ये बात समझ गए। अच्छा बेटे, अगर ना मैं यहाँ पे भी उसी तरह से जैसे हर एक में मैं करता आ रहा हूँ ना, वही चीज़ मैं इधर भी अप्लाई कर देता हूँ। ये देखें, अगर ना ये एसिटाल्डिहाइड के 2 एसिटाइल दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बेटा आपने शुरू कहाँ से किया था, ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, ठीक है ना। आप पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स से आपने क्या बना लिए, 2 एसिटाइल
कोएंजाइम ए, लेकिन इसके दौरान आपको क्या मिला, शाबाश, 2Na-D पॉजिटिव से क्या है 2Na-DH और क्या है 2CO2 रिमूव भी हुए हैं। ये आपके पास क्या है फाइनल अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। और अगर मैं ना यहाँ पे ये बात करूँ ना, ये जो 2Na-DH हैं और इधर भी 2Na-DH थे, अब तक मुझे ना 4Na-DH मिल चुके हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, ये वाले 2Na-DH जो थे ना ग्लूकोज से पायरूवेट के कन्वर्शन में, वो साइटोप्लाज्म में हैं, और ये जो था ना पायरुविक एसिड जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होकर ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये 2Na-DH मालिक्यूल जो होंगे दे विल बी अवेलेबल इनसाइड, हाँ जी, कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और एक और बात भी याद रखें, ये जैसे मैंने कहा है ना कि ये जो था ऑक्सीडेशन के लिए 3 एंजाइम्स और 5 को फैक्टर्स हैं। अगर लोकेशन वाइज MCQ में आता है भाई कहाँ पे होंगे, सिंपल बात है कि दे आर लोकेटेड इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आई थिंक यहाँ तक ये आपकी बातें ना क्लियर हो चुकी होंगी। तो मेरे ये बेसिकली क्या था जी, सेकंड फेज से किसकी, शाबाश, एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब हम ना तीसरी फेज़ की तरफ मूव करेंगे, और तीसरी फेज़ जो वो क्या है, बेसिकली दैट इज़ क्रेब्स साइकिल। हम उसको क्या नाम देंगे, क्रेब्स साइकिल। अब जो क्रेब्स साइकिल है, जैसे आपने कैल्विन साइकिल पढ़ा था, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है कि क्रेब्स साइकिल के जो स्टेप्स हैं ना, वो सर हैंस क्रेब उन्होंने वो डिस्कवर किए थे, फॉर द फर्स्ट टाइम उनको स्टडी किया था। तो इस बेस पे हम इसको क्या है, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अच्छा, अब ये जो क्रेब्स साइकिल जो तीसरी फेज़ है, हमने भी क्या कहा था कि बेसिकली सर हैंस क्रेब इन के नाम के बेस पे हम इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और ये क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चल रहा होता है, ये भी उसी तरह से ना, अगर आप MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करें तो ये भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये उसमें होगा। लेकिन बात वही है कि साइकिल का ना, जैसे कैल्विन साइकिल था बेटा, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एंड वहीं पे हम करेंगे। इसमें ना जो दूसरे नाम हैं, यानी जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस को EPM पाथवे कहा था ना, वही चीज़ ना क्रेब्स साइकिल जो होता है ना, हम इसको एक और भी नाम देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसको हम एक और भी नाम देंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और ये सिट्रिक एसिड साइकिल से मीनिंग क्या है, मैं आपको ना इसमें ऐसे करता हूँ कि एक स्ट्रक्चर इसका दे देता हूँ, पहले ना, बाद में हम फिर बात करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये देखें, जस्ट लाइक दिस, मैंने ना ये एक 4 कार्बन की जब वो चेन बना दी, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और ये जो दोनों होते हैं ना, इनको हम कहते हैं कि दीज आर बेसिकली कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी देखें ना COOH ग्रुप होगा, वो क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप। अब जिस तरह ये नाम दिया ना ट्राई कार्बोक्सिलिक, असल सोचने वाली बात यह है कि जब हम ना इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक कह रहे हैं तो ये क्यों कह रहे हैं। इधर देखें, यहाँ पे ना ये C डबल बॉन्ड OH मैंने एक और कर दिया। अब ना ये मैं इस तरह से तमाम कार्बन्स की वैलेंसीज पूरी कर देता हूँ। ये देखें, COOH COOH COOH, ये देखें, ये ना सिट्रिक एसिड का जो वो क्या है स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया आपके सामने। ये क्या था, बेसिकली सिट्रिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। और बेटा अगर आप ना इसमें वो करना भी चाहते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल वो रीज़न कि हम ना इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक क्यों कह रहे थे, तो वो उसका आसान सा यही है कि चूँकि इसके अंदर क्या होते हैं, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं, तो ये 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स की वजह से क्या होगा, ये
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो इसको हम नाम देंगे। एनीवे ये जो क्रेब्स साइकिल है इसमें चूँकि ये सिट्रिक एसिड या सिट्रेट बनता है। अब वो जो सिट्रेट के हवाले से भी कह देता हूँ, जैसे अभी हमने कहा था ना कि एसिड्स है ना तो आयोनाइज फॉर्म में होंगे, हाइड्रोजन जब ये लूज़ कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जस्ट लाइक दिस, ये OH को आप O नेगेटिव कर दें तो ये क्या बन गया, सिंपली सिट्रेट। ये क्या बन गया आपके पास, सिट्रेट। तो इस तरह से ना ये सिट्रिक एसिड इसमें बनता है, तो पहली प्रोडक्ट तो सिट्रिक एसिड साइकिल इसको कहते हैं। अच्छा बेटा, अब ना ये चूँकि साइकिल है तो जैसे हमने ना कैल्विन साइकिल पढ़ा था ना, उसमें साइकिल में क्या हम करते हैं कि जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं वहीं पे क्या करेंगे, उसको एंड भी करते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसको ना ये इस तरह से इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा आ जाए कि हम मैक्सिमम उसमें कर सकें। तो बेटे सबसे पहली बात ये है कि कैल्विन साइकिल को माइंड में रख लें कि साइकिल है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड कर रहे हैं। वहाँ पे हमने पढ़ा था RUBP, राइबोलोस बेस फॉस्फेट था जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का है, जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास ना एक कंपाउंड है जिसको हम नाम देंगे ऑक्सैलो एसीटेट का, ठीक है। और ये ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है ना, बेसिकली ये 4 कार्बन जो है वो क्या है, कंपाउंड है। और वो जो हमने ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के थ्रू जो बनाया था, जिसको आपने नाम क्या दिया था जी, शाबाश, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्या करेगा, ऑक्सैलिक एसिड को एसिटाइल जब वो ग्रुप देगा और ये कोएंजाइम ए क्या करता है, रिलीज़ हो जाता है। लेकिन साथ में देखें एसिटाइल ग्रुप जब वो जैसा ये दे रहा होगा, इसी प्रोसेस में ये देखें प्लस H2O मैं लिख रहा हूँ, वाटर जो होता है वो भी क्या होगा, इसमें एंटर होगा। यानी वाटर मॉलिक्यूल भी यूज़ होता है, यानी एक तरह से उसमें हाइड्रेशन भी होती है। और एंजाइम बिल्कुल आसान सा है, यानी आप देखें ना ऑक्सैलो एसीटेट से हमने क्या बना लिया, ये पहली प्रोडक्ट हमने कहा ना सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, सिट्रेट बना लिया, जो कि क्या हो जाएगा, इस तरह से 6 कार्बन्स पे वो चला जाएगा। तो भाई एंजाइम जो है ना, इसको हम सिट्रेट सिंथेटेज, ये एंजाइम भी आप इसमें नाम ऐड कर सकते हैं। अब ना ये जो सिट्रेट होता है फॉर्मेशन के बाद ये एक और फॉर्म में एक और कंपाउंड के अंदर चेंज होगा, उसको हम सिस एकोनिटेट कहेंगे। क्या कहेंगे आप इसको, सिस एकोनिटेट होगा। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड। लेकिन देखें यहाँ पे हमने वाटर ऐड किया था, अब क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जब वो रिमूव हो रहा है और जो है ना बेसिकली ये जो प्रोसेस हो जाएगा ये डिहाइड्रेशन है। ये उस तरह से क्या है, डिहाइड्रेशन स्टेप है। और अगर हम देखें एंजाइम जो है वो जो सिस एकोनिटेज मान रहा था ना, सॉरी एकोनिटेट मान रहा है, उसी बेस पे आप इसको ना एंजाइम को एकोनिटेज कहेंगे। फिर इसमें फर्दर जब वो यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और ये सिस एकोनिटेट जो होता है ना, ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट के अंदर। और आइसोसिट्रेट भी जो होता है ना वो 6 कार्बन ही है। आइसोसिट्रेट भी क्या है, एक 6 कार्बन कंपाउंड ही होता है। और अगर ना ये देखें उसमें ना यानी कोई चेंजेस कोई नहीं उस तरह से आ रही तो मिलता जुलता है। तो इसमें बेटे देखें एक्वानिटेट बनाते हैं, आपने वाटर रिमूव किया था। सिट्रेट आइसोसिट्रेट स्ट्रक्चरली और मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिहाज से सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर दोबारा से ऐड होगा। और एंजाइम भी ना ये वही वाला है जो एक्वानिटेज है ना,
वो पहले उसके डिहाइड्रेशन कर रहा था और ये क्या है, हाइड्रेशन। अब देखिए एमसीक्यू के लिहाज से ना ये जो कन्वर्शन है इसको हमने क्या कहा, डिहाइड्रेशन, और ये जो कन्वर्शन थी ये क्या है, हाइड्रेशन। तो बेटा ये बात ना ये एमसीक्यूज़ में वो पूछ सकते हैं कि ये कौन सा स्टेप हो रहा है, ठीक है ना। ये सिंथेसिस वाला स्टेप था कि सिंथेसाइज कर लिया, और बात का ये भी आ सकता है कि इनमें विच आर नॉट 6 कार्बन कंपाउंड। तो इसमें फ़िलहाल ध्यान में रखना है कि ये जो थे ना ऑक्सैलो जो है वो 4 है, बाकी जो 3 हमने नाम पढ़े हैं वो क्या है, 6 कार्बन है। अब आइसोसिट्रेट जो होता है ये उसकी ब्रेकडाउन शुरू होगी और ये कन्वर्ट होगा किस में, यहाँ पे ये मैं एक लिख रहा हूँ कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, और मैंने इसके साथ 5C लिख दिया है। ये 5 कार्बन कंपाउंड है। असल में होता ये है कि इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, एक जो वो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना वो CO2 की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। यानी वो 3 थे ना कार्बोक्सिल ग्रुप, एक CO2, तो कीटो ग्लूट्रेट में 2 रह जाएंगे। और साथ ही इसमें क्या होगा ये देखें इस तरह से मैं ये NADH भी बना रहा हूँ, ये क्या है, NADH भी बनेगा और साथ ही H पॉजिटिव। तो बेटा अगर आप इस बेस पे ना जैसे उनको हम प्रोसेसेस को नाम दे रहे हैं तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है ना और CO2 रिमूव हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन, तो आप इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप भी कह सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो एंजाइम होता है ना आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज उसको हम कहेंगे। वैसे आपके सिलेबस में शामिल नहीं है लेकिन उसमें होता ये है कि जो पहले है ना आप यूँ समझ लें कि जब वो डीकार्बोक्सिलेशन होगी और ऑक्सैलोसक्सिनेट बनता है, यानी आइसोसिट्रेट जो होता है ना इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनती है ऑक्सैलोसक्सिनेट। बहरहाल आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं इसलिए उसको मेंशन नहीं कर रहा। ऑक्सैलोसक्सिनेट जो होता है फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। अब देखें ये पहला कंपाउंड है जो कि क्या है 5। देखें जैसे एमसीक्यूज़ में मैंने बोला था ये आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी उसी तरह। और साथ ही देखें ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो होगा ना ये आगे कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर। अब वो जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो 4 कार्बन, ये देखिए मैं उसको लिख रहा हूँ और किस लिए लिख दिया है कि एक अगेन जो कार्बन होगी वो CO2 की फॉर्म में लूज होगी और इसी तरह से ये दूसरी जो होगी इसमें NADH और H पॉजिटिव भी जो है वो बनेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं। और जैसे हमने ना यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेजेस बोले थे ना, यहाँ पे भी वही एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज होगा, लेकिन इसको ना हम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कहेंगे, इसको हम अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का नाम देते हैं। लेकिन देखें यहाँ पे साथ में इस तरह से कर रहा हूँ, ये COA ज़ाहिर है सक्सिनाइल ग्रुप के साथ हमने क्या कोएंजाइम ए को भी क्या है ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट जो स्टेप इसमें आएगा जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो कन्वर्ट होगा किस में, सक्सिनेट के अंदर, और ये 4 कार्बन ही रहेगा। लेकिन देखो जैसे हमने ना वहाँ पे को ए लिखा था ना वो अब ये कोएंजाइम ए क्या आपने रिमूव कर दिया, ये कोएंजाइम ए क्या है रिमूव कर दिया। बल्कि मैं इसको ना थोड़ा सा एक डिफरेंटली ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या है को ए माइनस हो गया। हाँ इसमें एक ये GDP जो होता है ना प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट करके हम क्या बनाते हैं GTP। ये स्टेप जो है ना बेसिकली ना ये देखें जैसे हम पहले कह रहे थे ना वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, ये वाला भी क्या था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ही होगा। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन कह दें या ये डिहाइड्रोजिनेशन स्टेप है। बल्कि 1 मिनट में इसको ना यहाँ पे इधर नहीं लिख रहा फ़िलहाल।
सक्सिनाइल कोएंजाइम इस सक्सिनेट में कन्वर्ट करें। वो कन्वर्शन मैंने इसलिए ये बता दें कि ये जीटीपी जो होता है ना वो एनर्जी करेंसी नहीं होता, ये जीटीपी क्या होगा वापस है वो ब्रेक होगा किसमें, जीडीपी में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको यूज़ करते हुए एडीपी से क्या आप एटीपी बनाएंगे, और ये वाला जो एटीपी बना दिस विल बी अगेन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, यानी ये किसके थ्रू बन रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के थ्रू ये बन रहा है। देखें कितने हर एक में ना एक एक जब वो पॉइंट आ रहा है, तो याद रखें क्रेब्स साइकिल में सिर्फ एक स्टेप होगा जिस पे आपको क्या मिलेगा, शाबाश एटीपीज, ठीक है। बाकी जितने भी स्टेप्स होंगे ना उनमें जो NADH या FADH जो होता है ना वो हम बनाते हैं, ठीक है। तो यानी जो ATP है, जैसे हमने कहा था ना ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप्स में हमें मिला था, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में कोई ATP नहीं मिला, NADH ज़रूर प्रोड्यूस किए। यहाँ पे क्या आप NADH भी बना रहे हैं, आगे चल के अभी नेक्स्ट स्टेप में हम FADH बनाएंगे, लेकिन ATP जो होता है ना वो कब बनता है, जब सक्सिनाइल A जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट के अंदर। और ये जो है फास्फोराइलेशन एक तरह का स्टेप है, लेकिन वो कौन से, जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, लेकिन इसमें क्या है डायरेक्ट ATP नहीं बनेगा, पहले क्या है जीटीपी बनेगा, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब वो ब्रेक डाउन होगा सेम एनर्जी विल बी यूटिलाइज फॉर मेकिंग एटीपी। अब सक्सिनेट जो है ना यहाँ पे ये देखें, अब हम इसके ना ऑक्सीडेशन करेंगे, और सक्सिनेट जो होता है ना ये बेटे कन्वर्ट हम कर देंगे किस में जी, फ्यूमारेट के अंदर, यानी फ्यूमेरिक एसिड है। और इसमें क्या होगा कि FAD जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, FADH2 के अंदर, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में। तो इस लिहाज से फिर क्या हुआ, ये डिहाइड्रोजनेशन कह दो या ऑक्सीडेशन स्टेप है ये। अब देखें ना बाज़ का ना ये इस तरह से भी आ जाता है, फॉर एग्जांपल कन्वर्शन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम इज डैश स्टेप, तो हमने लिख दिया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। या इसी तरह से सक्सिन फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमारेट इन्वॉल्व्स क्या उसमें होती है, डिहाइड्रोजनेशन। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट इन्वॉल्व्स, तो उसमें क्या है, ऑक्सीडेशन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन। तो बेटा आपने इस तरह से भी इनको याद रखना है। बाकी रह गया फ्यूमेरिक एसिड या फ्यूमारेट जो होगा, अब वो कन्वर्ट होगा किस में जी, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ मैलेट, किस में कन्वर्ट होगा, मैलेट में। लेकिन ये जो फॉर्मेशन होती है ना या ये जो स्टेप होगा इसको हम नाम देते हैं, ये हाइड्रेशन स्टेप है। ये कौन सा स्टेप है, बेसिकली हाइड्रेशन है। और क्यों हाइड्रेशन बोला है कि इस स्टेप के दौरान क्या होगा, वाटर ऐड होगा। और बाकी रह गया जब मैलेट जो होता है वो वापस ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, तो ये जो कन्वर्शन है इसमें क्या है, ये देखें हम अगेन NAD से क्या है, NADH बना देंगे प्लस H पॉजिटिव, और ये बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेप आ जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेप। अब यहाँ पे ना ये हमने क्या किया, ये क्रेब्स साइकिल जो है ना उसके ये स्टेप्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब थोड़ा सा एक और पॉइंट जो है उसको हम थोड़ा फोकस करते हैं, और वो ये है कि देखें हमने जो स्टार्ट लिया ना ये एसिटाइल कोएंजाइम A से लिया है, और ये क्या था 2 कार्बन, यानी उसमें क्या है जो एसिटाइल ग्रुप की ना 2 कार्बन्स मौजूद थी। और अगर एसिटाइल ग्रुप आप देखते हैं ये CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसिटाइल है। ऑक्सैलो एसिड जो था वो क्या था, ऑक्सैलो एसीटेट, वो 4 कार्बन था, तो इस तरह से ये 6। एक तो नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से याद रखना है, लेकिन असल जो पॉइंट है वो ये है कि देखो ग्लाइकोलिसिस के एंड पे आपने क्या किए हैं, 2 पायरुविक एसिड बनाए,
हर पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल ग्रुप बना, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम A आए थे। तो भैया अगर आप क्रेब्स साइकिल शुरू कर रहे हैं तो 2 एसिटाइल ग्रुप्स होंगे, तो 2 ऑक्सैलो एसीटेट के मालिक्यूल, दोनों एक एक एसिटाइल ग्रुप एक्सेप्ट करके क्या है 2 सिट्रेट, 2 सिस एकोनिटेट, 2 आइसोसिट्रेट, ये यूँ चलेगा। एक तो ये बात याद रखनी है। फिर देखें यहाँ पे क्या है, 2 वाटर यूज़ होंगे, 2 कोएंजाइम A रिलीज़ हुए। यहाँ पे डिहाइड्रेशन में अगर 2 मॉलिक्यूल्स को लेकर चलते हैं तो क्या है 2 वाटर रिलीज़, 2 ऐड, इस तरह से। यहाँ पे भी क्या है 2 CO2 रिलीज़ हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 CO2। अब देखो NADH, यहाँ पे 2 बनेंगे, यहाँ पे भी 2 बनेंगे, और यहाँ पे भी क्या है 2। अगर सिंगल एसिटाइल को A से करते हैं तो आपको NADH 3 मिलेंगे। अगर वही 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट की वजह से 2 एसिटाइल से आप शुरू करते हैं तो आपको NADH कितने मिले हैं, ये मैं इस साइड पे लिख भी देता हूँ कि जो NADH होंगे वो आपके पास 6 होंगे, किससे, 2 एसिटाइल यूज़ करके। जो FADH2 होंगे वो 2 होंगे, जो ATPs आपको मिले वो भी क्या होंगे, इसमें 2। जो CO2 रिलीज़ हुए हैं 2O2 क्या होंगे, टोटल 4 होंगे। अच्छा बेटा ये भी आप सोच रहे होंगे कि ये सारी कैलकुलेशंस मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम जिस वक्त ना अभी लास्ट फेज़ करेंगे, आज तो खैर टाइम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी ये तीसरी है ना क्रेब्स साइकिल, वो चौथी फेज़ होगी, उसमें ना एक एनर्जी बजट बनाएंगे। हम उसमें देखेंगे कि ये ना NADH से और FADH2 वगैरह से हम ATPs बना रहे हैं, तो कितने ATPs हैं वो हर एक फेज़ से हमें फिर मिलेंगे। तो वहाँ से हमने एक टोटल जब एनर्जी बजट बनाएंगे और उन तमाम को कैलकुलेट, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपने ना ये ख़ास तौर पे याद रखने के जो NADH और FADH वगैरह के नंबर्स क्या हैं, इन्हीं को मैंने यूटिलाइज़ भी करना है। बाकी बेटा साथ साथ जितने भी बातें हुई हैं ना, ये ख़ास तौर पे नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम के हवाले से, या जो एक कन्वर्शन होती है, जैसे हम देखें ना सक्सिनेट से फ्यूमारेट कर रहे थे तो ये डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन के थ्रू हो गया। फ्यूमारेट से मैलेट बना तो ये क्या है, वाटर ऐड हुआ ना, यानी हाइड्रेशन उसकी की है। मैलेट से वापस ऑक्सैलो एसीटेट पे आ गए, साइकिल भी कंप्लीट हो गया, लेकिन ये मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट क्या है, ये ऑक्सीडेशन। तो यानी ये कन्वर्जन्स को आपने इस तरीके से याद रखना है। आई थिंक ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो इंशाल्लाह हम जो डिस्कशन सेशन है उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।